नमस्कार दोस्तों। पिछले 3 महीने के करीब से दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर किसानों का एक विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें पंजाब के जो किसान हैं वो बहुत ही सबसे ज़्यादा संख्या में वहाँ पर बैठे हुए हैं। पंजाब जो कि भारत का एक समय सबसे अमीर राज्यों में से एक हुआ करता था, आज ऐसी क्या परिस्थितियाँ बन गई हैं कि कृषि कानून से इतनी खलबली मच गई है पंजाब के किसानों में, चाहे वो मिस इन्फॉर्मेशन के कारण ही क्यों ना हो, कि वो सब कुछ अपना घर परिवार छोड़कर दिल्ली के बॉर्डर में ठंड और गर्मी बरसात में बैठे हुए हैं। पंजाब के लोगों में, विशेषकर वहाँ के किसानों में जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, जो डर है, वो जो डेस्परेशन है, अगर आप उसका मूल कारण जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पंजाब के इकोनॉमी और इकोनॉमिक डिक्लाइन की तरफ देखना होगा कि किस तरीके से पंजाब की जो इकोनॉमी है वो लगातार गर्त में जा रही है। इसलिए इस वीडियो का टाइटल मैंने रखा है द डिक्लाइन ऑफ पंजाब। अगर आप सिर्फ इकोनॉमी की बात करें तो पंजाब जीडीपी पर कैपिटा में 1980 में पूरे देश भर में दूसरे स्थान पर था, और दूसरे स्थान से 2016 आते आते फिसल कर अब वो 15वें स्थान पर हो गया है। आप ये चित्र देख सकते हैं। सिर्फ जीडीपी पर कैपिटा नहीं, अगर आप एग्रीकल्चर ग्रोथ की बात करें तो पंजाब जहां 1971 से 2004 तक पंजाब का एग्रीकल्चर ग्रोथ भारत के एग्रीकल्चर ग्रोथ से ज्यादा हुआ करता था, अब पंजाब एग्रीकल्चर ग्रोथ में भी भारत से पिछड़ गया है, और इतना पिछड़ गया है कि वो अब भारत से आधा के से भी कम गति से एग्रीकल्चर ग्रोथ हो रहा है। सिर्फ यही नहीं, अगर हम लोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 जो नीति आयोग के द्वारा पब्लिश किया गया है उसको अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स और फिगर्स निकलकर सामने आए हैं जो बहुत ही बिल्कुल चौंकाने वाले हैं। जैसे जीएसडीपी पर कैपिटा, भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि जो पंजाब का जीएसडीपी पर कैपिटा है वो भारत के एवरेज जो जीएसडीपी पर कैपिटा बड़े स्टेट्स का है उससे नीचे आ गया है। अगर हम लोग डाटा देखें तो भारत के बड़े स्टेट्स का नेशनल एवरेज जीएसडीपी पर कैपिटा का 1,16,067 रुपया है, वहीं पंजाब का यह घटकर 1,15,882 रुपया हो गया है, और यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। इससे आप पंजाब का जो लगातार इकोनॉमिक डिक्लाइन हो रहा है उसको आप भली भांति समझ सकते हैं कि अब उसका जीएसडीपी पर कैपिटा नेशनल एवरेज से नीचे चला गया। सिर्फ यही नहीं, अगर हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है जिससे स्टेट गवर्नमेंट्स एसेट्स का निर्माण करती है, जिससे भविष्य का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है होता है, अगर हम लोग पर कैपिटा कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो पंजाब का पर कैपिटा कैपिटल एक्सपेंडिचर इस देश के लगभग राज्यों में सबसे कम है। जहां पंजाब का एवरेज पर कैपिटा कैपिटल एक्सपेंडिचर 869 रुपया है, वहीं भारत का जो नेशनल एवरेज बड़े स्टेट्स का है वो 3,509 रुपये है। अगर सिर्फ पंजाब का हरियाणा से हम लोग तुलना करें तो हरियाणा का भी 6,038 रुपया है। यानी कि जब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा तो आपके यहाँ एसेट्स क्रिएट नहीं होंगे, और जब एसेट्स क्रिएट नहीं होंगे तो उससे भविष्य का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छे नहीं होंगे। पंजाब में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं और उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम का पंजाब की इकोनॉमी और बजटिंग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका अंदाजा आप और उसका गरीबों के ऊपर किस तरीके का दुष्प्रभाव पड़ रहा है इसका अंदाजा आप पंजाब के सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर से लगा सकते हैं, जिसका मूलतः ये सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर का फायदा गरीब और लोअर मिडिल क्लास के लोगों को होता है। पंजाब का सोशल सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 6,981 रुपये पर कैपिटा है, वहीं भारत की अगर आप बात करें बड़े स्टेट्स का जो नेशनल एवरेज है वो 8,962 रुपया है। यानी कि पंजाब का पर कैपिटा सोशल सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर है वो भारत के नेशनल एवरेज जो बड़े स्टेट्स हैं उससे भी नीचे चला गया है। इवन हरियाणा से अगर आप कंपेयर करें जो कि पंजाब का एक बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका हुआ करता था, तो हरियाणा का 13,233 रुपया है। सिर्फ यही नहीं, अभी द ट्रिब्यून में एक खबर छपी जिससे कि एक बहुत ही चौंकाने वाली बात निकल कर आई कि पंजाब का जो सोशल सेक्टर का एक्सपेंडिचर है वो बढ़ने के बजाय पिछले 4-5 सालों में लगातार घट गया, और घटा भी है कि बिल्कुल आधा हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में जहां ये 48,270 करोड़ था, वहीं फाइनेंशियल ईयर 2019-20 आते आते ये घटकर 24,896 करोड़ रुपया हो गया है। ये द ट्रिब्यून की रिपोर्ट है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। तो जहां पंजाब का जीएसडीपी पर कैपिटा देश के नेशनल एवरेज से नीचे चला गया है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे कि भविष्य की इकोनॉमिक ग्रोथ जिस पर निर्भर करती है वो पूरे देश में सबसे कम होता जा रहा है, सोशल सेक्टर का एक्सपेंडिचर जिससे गरीबों का कल्याण होता है वो भी नेशनल एवरेज से नीचे चला गया है, ये सारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो लगातार खराब होते जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो पंजाब राज्य के ऊपर जो कर्ज है वो बेतहाशा बढ़ता जा रहा है। अगर सीएजी का एक प्रोजेक्शन रिपोर्ट देखें तो आपको पता चलेगा कि पंजाब के ऊपर जो कर्ज है वो कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और राज्य जो है वो डेब्ट ट्रैप में लगातार फंसता जा रहा है, जिससे नए कर्ज जो लिए जा रहे हैं उससे एसेट्स निर्माण करने के बजाय पुराना कर्ज को चुकाया जा रहा है। जीडीपी पर कैपिटा एग्रीकल्चर ग्रोथ के बाद अगर आप टोटल ग्रोथ यानी कि ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ की अगर आप बात करना चाहें
तो 1994 से 2002 के बीच जहां पंजाब का इकोनॉमिक ग्रोथ 4.32% था, वहीं भारत 6.16% से ग्रो कर रहा था। वहीं 2002 से 11 तक जहां पंजाब 6.61% था, तो भारत 7.95% के रेट से ग्रो कर रहा था। यानी कि लगभग पिछले 20-25 साल से पंजाब जो है वो लगातार भारत से कम तेजी से ग्रो कर रहा है। यानी भारत के एवरेज और पंजाब का जो फासला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप इसका अंदाजा इसी चीज से लगा सकते हैं कि पंजाब के वो इलाके जो पहले सूखा और पिछड़ा कहा जाता था, जैसे हरियाणा, आज एक एवरेज हरियाणवी जो है एक एवरेज पंजाबी से 1.5 गुना ज्यादा अमीर हो गया है। जबकि पहले हरियाणा एक काफी पिछड़ा हुआ प्रदेश पंजाब के मुकाबले हुआ करता था। लेकिन ये सब हुआ कैसे? पंजाब जो कि इस देश के वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंस था, वो लगातार पिछड़ा कैसे? आज के इस वीडियो में हम लोग वही बात करने की कोशिश करेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन जो भारत में केंद्र सरकार और वहां की राज्य सरकारों के द्वारा लाया गया, जो कि पंजाब की इकोनॉमी के लिए वरदान था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तन न होने और न होने देने के कारण कैसे ये वरदान अभिशाप में बदल गया और कैसे ये धीरे धीरे पंजाब को बर्बादी के रास्ते पर ले जाने लगा। इसमें जो 3 प्रमुख कारण हैं, पहला एमएसपी जिसके लिए पंजाब के किसान लड़ रहे हैं, दूसरा सब्सिडी रिजीम जिसपे पंजाब के किसानों को अगर उसमें कहीं कोई खतरा आता है तो उस पर भी पंजाब को आपत्ति है, और एमएसपी और सब्सिडी रिजीम के कारण ना हो पाने वाला डिवर्सिफिकेशन। ये 3 प्रमुख कारण है जिसके ऊपर हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग एमएसपी से बात करना शुरू करें तो भारत 1960-50 के दशकों में खाने के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था। विदेश से चावल और गेहूं तक इंपोर्ट किया जाता था। उस समय नेहरू जी और फिर लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में एक नेशनल प्रोग्राम चलाया गया कि कैसे हम खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर बने, और उसमें पंजाब और हरियाणा, चूंकि वहाँ पानी का भी कोई अभाव नहीं था और जमीन भी फर्टाइल थी और दिल्ली के बगल में भी था, तो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को भी देखना बहुत आसान था। उन इलाकों को ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए चुना गया और वहां के किसानों को एश्योर्ड एमएसपी दिया गया। ये एमएसपी मेनली व्हीट और पैडी यानी गेहूं और धान के लिए दिया गया, और इसका परिणाम यह हुआ कि जहां पंजाब में 1960-61 में 14 लाख हेक्टेयर में गेहूं की खेती हो रही थी, वो बढ़कर जो है 35 लाख हेक्टेयर में 2019-20 में चला गया। वहीं अगर आप धान की बात करें तो जो पंजाब का ओवरऑल ये फसल था ही नहीं, 1960-61 में जहां 2.27 लाख हेक्टेयर में इसकी खेती होती थी, वो आज बढ़कर 29.2 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई है। शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा था, सरकार धीरे धीरे एमएसपी भी बढ़ाती थी और वहां के किसानों की इनकम भी काफी बढ़ रही थी। लेकिन धीरे धीरे दूसरे राज्यों में भी ये ग्रीन रेवोल्यूशन फैला और भारत जो है चावल और गेहूं के मामले में सरप्लस हो गया, यानी कि जितना हम खा रहे थे उससे ज्यादा हम उत्पादन कर रहे थे। और यहां से समस्याएं उत्पन्न होनी शुरू हुई। जब ये चीजें सरप्लस हो गई तो फिर सरकार को इसकी ज्यादा जरूरत नहीं, देश को इसकी ज्यादा जरूरत नहीं। और इसमें समस्याएं क्या हो रही थी कि उत्पादन तो हो रहा था लेकिन कोई उसको कंज्यूम करने वाला नहीं था, विदेश भी नहीं जा सकता था। अब हमें यह समझना होगा कि जब एक राष्ट्र अमीर होता है, जब वो अमीर होता जाता है तो वो ज्यादा चावल और गेहूं खाना शुरू नहीं कर देता, वो ज्यादा फल खाता है, दूध खाता है, सब्जियां खाता है। ये वो चीज है जिसका कि प्रोडक्शन जो है भारत में लगातार उसके बढ़ने की जरूरत है और उसका डिमांड लगातार बढ़ रहा है। चूंकि पंजाब जो है एमएसपी और गेहूं चावल के चक्र में फंस गया और वो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाने की कोशिश भी उसने नहीं की, इसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे वहां के किसानों की इनकम जो है वो मॉडरेट होने लगी। जैसे फाइनेंशियल एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट को अगर आप पढ़ें तो अगर कॉस्ट इंक्रीज की बात देखें तो पिछले 3-4 साल में जहां धान की एमएसपी 21% बढ़ी है, गेहूं का एमएसपी 14% बढ़ा है, तो वहीं प्याज जो है उसके दाम 66% बढ़े हैं और पोटैटो आलू के दाम 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं। यानी कि ये वो चीज़ जिसमें भारत को अभी डेफिसिट है, फल सब्जियां, तो जिसमें डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे भारत अमीर होगा वो डिमांड तो बढ़ता जाएगा। उसका परिणाम ये होना शुरू हुआ कि पंजाब का जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो लगातार धीरे धीरे कम होते लगा। अगर आप ये डाटा देखें तो 1971 से 1985 तक जहां भारत 2.3 के रेट से ग्रो कर रहा था, वहीं पंजाब का एवरेज ग्रोथ 5.7% था। वहीं 1986 से 2004 में जहां भारत 2.94 था तो पंजाब 3%। लेकिन इसके बाद जो है टेबल टर्न होने लगा। 2005 से 15 तक जहां भारत 3.5% था, वहीं पंजाब 1.61% पर था। अगर आप दूसरे राज्यों से इसकी तुलना करें तो हरियाणा जहां 3.35, यूपी 3.2, बिहार 4.65, एमपी 9.17, कर्नाटका 5.17, आंध्रा, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, इस देश के लगभग जितने राज्य थे वो सारे के सारे राज्यों का जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो पंजाब से ज़्यादा है। तो फिर एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि पंजाब जो है वो एग्रीकल्चर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा कर चुका है और उसमें ज़्यादा करने की संभावना नहीं है, इसके कारण उसका ग्रोथ कम हो गया है। तो बात ऐसी नहीं है। अगर आप एग्री जीडीपी पर हेक्टेयर का डाटा देखिएगा तो उसमें आप देखिएगा कि पंजाब जो है वो अभी भी बहुत पीछे है। आप इस चित्र को देखिए, इसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, हरियाणा,
ये सारे के सारे राज्य हैं जिसका एग्रीकल्चर जीडीपी जो है वो पंजाब से ज्यादा है। इसका मतलब ये कहना कि पंजाब का एग्रीकल्चर एकदम टॉप पर पहुंच गया है वो भी गलत है। बहुत सारे दूसरे राज्य हैं डिस्पाइट कम पानी होने के कारण, जैसे तमिलनाडु, आंध्रा, यहाँ पर पंजाब के मुकाबले पानी बहुत कम है। झारखंड में भी पानी की कमी है, लेकिन उसके बाद भी इनका जो जीडीपी है, एग्रीकल्चर जीडीपी, वो पर हेक्टेयर पंजाब से ज्यादा है। यानी पंजाब में भी और ज्यादा एग्रीकल्चर ग्रोथ की स्कोप है। इससे पंजाब के राज्यों का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, पंजाब के किसानों की जो आय का जो ग्रोथ था वो धीरे धीरे स्टेबल होने लगा। वहीं एमएसपी से और भी काफी समस्याएं हुई, क्योंकि एमएसपी में आप जो कुछ भी उपजा रहे हैं सरकार उस पर एस्योर्ड प्राइस दे रही है और वो सारा सामान आपसे खरीद लेगी। इसका मतलब सरकार आपकी क्वालिटी को नहीं, आपकी क्वांटिटी को रिवार्ड कर रही है, जिसका परिणाम ये हुआ कि किसानों ने पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर भारी संख्या में जो है इस्तेमाल करना शुरू किया। अगर आप सिर्फ 2011 का डाटा देखें तो पंजाब का एक किसान 923 ग्राम पर हेक्टेयर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि भारत में ये सिर्फ 570 ग्राम एवरेज पूरे देश में होता है। वही चीज फर्टिलाइजर में है। 2018 का डाटा पंजाब में जो है 232 केजी पर हेक्टेयर का इस्तेमाल फर्टिलाइजर का हो रहा है, भारत में 133 केजी पर हेक्टेयर है। यानी कि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का रगड़ के इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा फसल प्रोड्यूस हो, लेकिन उसके कई सारे और बैड इफेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे पानी काफी ज्यादा पोल्यूट होता जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, कैंसर की जो संभावनाएं काफी बढ़ती जा रही हैं, जैसे ट्रेन टू बीकानेर, इस तरह के न्यूज आर्टिकल्स चल रहे हैं जिसमें पंजाब में पूरे देश के पर 1 लाख में जितने लोगों को पूरे देश में कैंसर होता है, पंजाब में उससे ज्यादा लोगों को कैंसर हो रहा है। और ऐसे भी न्यूज आर्टिकल्स छपती हैं कि पंजाब के जो लोग हैं वो खुद ही वहां का चावल और गेहूं कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, वो एफसीआई को बेच देते हैं, भारत सरकार को, और खुद मध्य प्रदेश से जो है चावल और गेहूं इंपोर्ट करते हैं। वहां के लोगों को अब वहां के ही चावल गेहूं पर ज्यादा भरोसा नहीं रहा, क्योंकि इतना केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है। एमएसपी रिजीम के बाद जो दूसरी समस्या है वो है सब्सिडी, जो मेनली वहां बिजली सब्सिडी जो वहां की राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। सब्सिडी जो है वो किसानों को मदद करने के लिए दिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि सब्सिडी इतना ज्यादा बढ़ता गया और उसमें इतना ज्यादा पॉलिटिक्स आ गया कि उसमें किसी तरह के किसी सुधार की संभावना नहीं बची, और वो किस तरीके से पूरे राज्य की इकोनॉमी को क्रिपल करना शुरू कर दिया है, इसी के बारे में मैं बताने की आपको कोशिश करूंगा। पंजाब के किसानों को लगभग 8,275 करोड़ की मुफ्त बिजली दी जाती है, जो कि राज्य सरकार देती है, और लगभग केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ की फर्टिलाइजर सब्सिडी, यानी पंजाब को सालाना 13,275 करोड़ की सब्सिडी मिल रही है, जो कि पंजाब के लगभग जो एक फार्म फैमिली, एक किसान है, उसको सालाना केंद्र और राज्य सरकार मिलाकर 1,22,000 रुपये की सब्सिडी दे रही है। ये भारत के बहुत सारे किसानों के आय से ही ज्यादा है जितना सब्सिडी पंजाब के किसानों को केंद्र और राज्य दे रहा है। लेकिन जब फ्री बिजली दिया जाने लगा तो फिर तो उसके बाद फिर वहां भी किसानों के लिए इनोवेशन, डाइवर्सिफिकेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बिजली फ्री है, पंप लगाओ निकालो पानी। परिणाम यह हुआ कि जो वाटर टेबल है वो काफी तेजी से नीचे जाने लगा। सिर्फ ये चित्र देखिए, ये बहुत ही चीजें क्लियर कर देगा। ये 1985 वर्सेस 2019 का डाटा है, और अगर आप इस चित्र को देखेंगे तो कैसे 1985 के मुकाबले 2019 में पूरा का पूरा पंजाब ही लाल जोन में चला गया है, रेड जोन में चला गया, यानी कि पूरे के पूरे पंजाब में जो है पानी का लेयर नीचे जाते जा रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हर साल 25 से 30 सेंटीमीटर पानी का लेयर नीचे जा रहा है। यहां तक कि जो नोटेड एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट एसएस जोल, जो कि एक पंजाब के रहने वाले और सिख कम्युनिटी के हैं, 93 ईयर्स, उनकी प्रिंट में एक आर्टिकल छपी थी जिसे आप पढ़ सकते हैं, मैं उसका लिंक दे दूंगा, कि पंजाब अगर इसी रास्ते पर चलता रहा तो वो धीरे धीरे डेजर्ट बन जाएगा, यानी रेगिस्तान बन जाएगा। तो जब ह्यूज सब्सिडीज दी जाने लगी तो ये राज्य के ऊपर जो लोड है वो काफी बढ़ने लगा। आज पंजाब की जो बजट है उसकी लगभग स्थिति यह है कि 20% पैसा जो है वो इंटरेस्ट देने में, यानी जो कर्ज लिया गया है उसका इंटरेस्ट चुकता करने में चला जाता है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। इसके साथ साथ 50% पैसा जो है सैलरी और पेंशन देने में चला जाता है, जो पूरे देश में वन ऑफ द मोस्ट है। जैसे हरियाणा, जो नियरिंग स्टेट्स हैं, हरियाणा 37%, राजस्थान 34%, लेकिन पंजाब में 50% है, और 10% के करीब पैसा बिजली सब्सिडी में चला जाता है, यानी 50, 20 और 10। राज्य सरकार के पास सिर्फ 20% पैसा बचता है, जो कि राज्य सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे डाइवर्सिफिकेशन के चीजों में लगा सकती है। तो मूल परिणाम यह हो रहा है कि पंजाब की इकोनॉमी जो है एक तरीके से फंसती जा रही है। उसमें एग्रीकल्चर से सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग तो छोड़ दीजिए, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर भी डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रहा है। चावल और गेहूं से जो लोग हैं हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ जाएं, वो भी नहीं होने दिया जा रहा है, इन पूरे पॉलिसीज का जो एक चक्र बना है उसके कारण। इन तमाम चीजों का जो परिणाम है, अगर आप पंजाब का एग्रीकल्चर तो मैंने बता दिया, अगर आप टोटल ग्रोथ भी देखें तो 1994 से 2002 तक पंजाब 4.32 के स्पीड से ग्रो कर रहा था, तो भारत 6.16% के रेट से ग्रो कर रहा था। वहीं 2002 से 2011 तक पंजाब 6.61% था, तो भारत 7.95% से ग्रो कर रहा था। यानी पिछले 20 साल से पंजाब का जो एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भारत के एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ से कम है। यानी भारत और पंजाब के बीच का जो फासला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है,
और पंजाब जो है लगातार फिसलता जा रहा है नीचे की तरफ। सिर्फ यही नहीं, अगर फाइनेंशियल ईयर 2015 से 2019 के बीच जो एवरेज जीएसडीपी ग्रोथ अगर आप इस चित्र को देखें तो इसमें जो लाल कलर के राज्य हैं जिसमें पंजाब भी शामिल है, वो इस देश के सबसे कम स्पीड से ग्रो कर रहे राज्य हैं। पंजाब जो कि 1980 में भारत में जीडीपी पर कैपिटा में दूसरे स्थान पर हुआ करता था, वो पंजाब जो है आज इतना फिसल गया है कि भारत के सबसे धीरे से ग्रो कर रहे राज्यों में उसका नाम है। अगर आप जीएसटी कलेक्शन का देखें तो आप सिर्फ पंजाब और हरियाणा का कंपैरिजन करें और इससे आपको पता चल जाएगा कि पंजाब के मुकाबले आज हरियाणा कितना आगे निकल गया है। और जब पंजाब में इस तरह की खराब स्थिति उत्पन्न हो रही है तो जो हमारे वल्चर कम्युनिस्ट्स हैं उनके लिए वहां पर घूमना फिरना और वहां पर शिकार करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए जो कम्युनिस्ट यूनियंस और स्पेशली कम्युनिस्ट फार यूनियंस और लेबर यूनियंस है, उन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा और अफवाह वहां पर फैलाया है और वहां पर जो है तुम्हारी जमीन चली जाएगी, तुम बर्बाद हो जाओगे, और ये सब चीजें किसानों को इमोशनली जो है अराउज करने की कोशिश की गई है। जो आज पंजाब के हालात हैं उसको देखकर एक बात तो कन्फर्मली हम लोग कह सकते हैं कि अब आने वाले 10, 15, 20 साल में पंजाब में कोई एग्रीकल्चर रिफॉर्म नहीं होने वाला है, क्योंकि ये फार्म यूनियंस, ये जो कम्युनिस्ट यूनियंस है, ये होने नहीं देंगे। इन कम्युनिस्टों ने इसी तरीके की बिहेवियर से पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल जो इस देश का सबसे इंडस्ट्रियलाइज स्टेट था उसको बर्बाद कर दिया, और अब इनकी निगाह पंजाब पर पड़ी है। तो पंजाब के लोगों को, पंजाब के किसानों को ये मुबारक हो। पंजाब के लोगों को हर ये अधिकार है, वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, उनकी जो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी करने की इच्छा है वो करने का हर अधिकार है, लेकिन उन्हें इस बात का अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वो दूसरे राज्यों को, इस देश के और जो बाकी राज्य हैं उसको भी ये कहें कि नहीं हम एग्रीकल्चर रिफॉर्म नहीं चाहते हैं तो तुमको भी नहीं चाहना, आप नहीं करिए, आपको मुबारक हो। तो पंजाब जो इस देश का वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस स्टेट था, वो कैसे धीरे धीरे इकोनॉमिकली पिछड़ रहा है, इस वीडियो में मैंने उसी के ऊपर बात करने की कोशिश की। इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।